व्यक्त करने से पहले फिर से उस एनर्जी को हम दौड़ाएंगे, उस नारा को बोल के जो आपने आते समय इस्तेमाल किया था, एरो की ना गैरो की, एरो की ना गैरो की, एरो की ना गैरो की, ओम है, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना दिवस नरसिंहपुर के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए तमाम पदाधिकारियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से सेवा 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 जोहार अर्पित करता हूं। हमारे बीच सम्मानित तमाम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के ब्लॉक से आए हमारे तमाम पदाधिकारी और साथ ही कर्मचारी संगठन, जिसकी एक अहम भूमिका होती है। कल के बच्चे जब कर्मचारी बनेंगे तो एक संगठन चलता है, तो एक संगठन से आए जय दुर्वे जी जो कि आजाद के जिला अध्यक्ष हैं, और रणधीर पाटिल जी जो प्रवक्ता है आजाद के, और उसी के साथ साथ मेरे साथ आए भाई शिवरावन त्रिगाम जी जो कि विश्वविद्यालय प्रभारी है पूरे मध्य प्रदेश के जीएसयू टीम से, और उन्हीं के साथ साथ प्रोफेसर नंदलाल अहिरवार जी और धर्मदास धुर्वे जी जो संचालक हैं जीएसयू के, शंकर साहब भट्टी जी जीएसयू के अध्यक्ष हैं, और गोंडवाना महासभा के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी और तमाम हमारे बुजुर्ग जो हम ट्राइबलों को, एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोगों को सांस्कृतिक लहर से रूबरू कराते हैं, उन तमाम लोगों को सेवा जोहार, उन सभी लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। साथियों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लगभग 11 से 12 साल पूरे हो चुके हैं और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अपने हर काम में सफल हुआ है। सिर्फ नरसिंहपुर ही नहीं, छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे भारत देश के कोने कोने में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हम सब युवाओं का, छात्रों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनके ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बहुत बुलंदी से उठा रहा है, उसके लिए भी होगा। साथियों, पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे का ये बेहतरीन वैचारिक नारा देकर हम हर एक विद्यार्थियों को अपने जीवन में पढ़ने और लड़ने की एक बेहतरीन प्रेरणा देते हैं। हम हर एक विद्यार्थियों को यह बताते हैं कि आप अपने जीवन में पढ़ने लिखने के साथ साथ अगर आपके घर में, आपके ऊपर, आपके पढ़ाई लिखाई में, या आपके मम्मी पापा के ऊपर, या आपके समुदाय में आप जिस भी समाज, जाति, धर्म और लिंग किसी भी से बिलोंग करते हो, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का एक वैचारिक नारा है, उसे आज हम दोहराएंगे। मैं बोलूंगा पढ़ेंगे तो आपको बोलना है लड़ेंगे। क्या बोलना है? मैं बोलूंगा पढ़ेंगे और आपको बोलना है पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हमारे शैक्षणिक एजुकेशन, बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्हीं के साथ साथ आलाम कालाम कोपार लिंगो, जिनका नाम आपने आज तक नहीं सुना। कोपार लिंगो का नाम, आलाम कालाम का नाम नहीं सुना होगा आपने। ये उस समय के हमारे प्रोफेसर हैं, ये उस समय के हमारे मुखिया हैं, ये उस समय के हमारे शिक्षा के आचार्य हैं, प्राचार्य हैं। जिस समय पूरे विश्व में लोगों को बोली भाषा का और कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, उस समय आलाम कालाम और कुपार लिंगो हुए जिन्होंने बेहतरीन ज्ञान दिया, बेहतरीन शिक्षा प्रदान करी। लेकिन उस समय ऐसे तमाम चीज लिखित रूप में उपस्थित नहीं, पत्थरों में लिखते थे, महलों की दीवारों में लिखते थे, गुफाओं में लिखते थे। उस समय हमारी शिक्षा पद्धति ये थी। मैं उन तमाम बहन सखियों के लिए, बुढ़ाल बहन, खड़ा बहन, हमारे माता पिता और हमारे तमाम गुरुओं के लिए भी मैं जोरदार ताली आपसे मैं बोलूंगा लड़ेंगे तो आपको ना जीतेंगे। क्या बोलना है? जीतेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इस उद्देश्य से हर कदम आगे बढ़ता है। और अगली बातें, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जब छात्रों की आवाज को कोई बुलंद नहीं करता था, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना दिवस नरसिंहपुर में क्यों बनाया हमने ये संगठन, ये छात्रों का, युवाओं का संगठन क्यों बनाया गया और ये काम कैसे करता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे विद्यार्थी, जैसे कि आज भाई शिवरावन त्रिगामी जी ने बता रहे थे कि नरसिंहपुर में ऐसे 500 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जिनका खाता है इन एक्टिविटी, जिनमें एनपीआईसी जो है एक्टिव नहीं, एनपीसीआई एक्टिव नहीं है।
500 विद्यार्थी कितने हैं? कितने जोर से बोलो? सबकी स्कॉलरशिप का 7 से 8 हजार रुपये रोका हुआ। कितना रोका हुआ? 7 से 8। मिनिमम 7,000 रुपए गुड़ी 500 आप कर दीजिए, 7 35, आपका 35 लाख से ज्यादा रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। भाई ने बताया कि गृहवास का अगर आपको 15 या 17,000 रुपए मिलता है तो उसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे आप 15 को कैलकुलेट करें, ऐसे करोड़ों रुपए, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा रुपए हमारे विद्यार्थियों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो उनको मिल जाना चाहिए था। अगर वो मिल जाता तो अपने मम्मी पापा को कभी पैसे के लिए परेशान नहीं करते। अगर वो मिल जाता तो हम रूम का किराया आसानी से मेंटेन कर लेते। अगर वो मिल जाता तो हमारी पढ़ाई के लिए जो जो किताबों की जरूरत पड़ती वो आसानी से ले लेते। अगर वो मिल जाता तो हमारे बच्चे कोचिंग कर लेते। अगर वो मिल जाता तो कुछ नया चीज सीख लेते। लेकिन सगा साथियों, मेरे विद्यार्थी भाइयों, हमारे करोड़ों रुपए रोक के रखा गया है और कोई संगठन आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन एक संगठन है जो दबी और बुलंद और तेजी से अपनी आवाज उठा रहा है, वो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। नरसिंहपुर में जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, अगर उनके रिजल्ट के साथ कोई खिलवाड़ करता है, अगर उनकी स्कॉलरशिप के साथ कोई खिलवाड़ करता है, गृहवास की राशि के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, कोई अगर उनसे जबरदस्ती वसूली करता है, तो सगा साथियों, इसके आवाज बुलंद करने के लिए ही, ऐसे विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए ही हमने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बनाया है। और आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अपनी हर आवाज को बुलंदी से उठाता है। और आपने देखा होगा मंडला में जहां LLB पढ़ना चाहते थे, पत्रकारिता करना चाहते थे विद्यार्थी, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कोच संचालित नहीं थे। लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने अभी कुछ ही दिन पहले इतनी दमदारी से आवाज उठाया कि वहां के सांसद महोदय फग्गन सिंह कुलस्ते जी बीजेपी से, वहां के तमाम आला नेताओं को जब प्रेशर पड़ा, जब इन विद्यार्थियों ने आवाज उठाया कि हमें पढ़ने की सब्जेक्ट जो हमें दिलवाइए, पाठ्यक्रम संचालित करवाइए, आपको गर्व होना चाहिए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने आवाज उठाया और आज वहां पर विद्यार्थियों ने, सैकड़ों गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के विद्यार्थियों ने LLB में एडमिशन दिया। उनके लिए तालियां। हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा बच्चा LLB करेगा, बड़ा जज बनेगा, वकील बनेगा। हमारा बच्चा पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा। हमारा बच्चा पढ़ेगा, एक व्यापारी बनेगा। हमारा बच्चा पढ़ेगा और बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले ही लोग गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़ते हैं। हम कहेंगे कि शिक्षा की ऐसी लहर जिसमें हर युवा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, वो है GSU। शिक्षा की ऐसी लहर जिसमें हर युवा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, वो है GSU। शिक्षा की ऐसी लहर जिसमें हर गरीब का बच्चा IAS, IPS, व्यापारी, वैज्ञानिक और डॉक्टर बने, वो है GSU। शिक्षा की ऐसी लहर लाएंगे जिसमें शोषित, वंचित, गरीब का बच्चा भी विधानसभा और संसद भवन में और दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराए, ऐसा बनाने वाली है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। साथियों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के 11 साल सफलतम कदम हुए और हम हर गांव में बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी महल, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये जो बिल्डिंग कब टिकी है, ये भूकंप में यह गिर क्यों नहीं सकती, क्योंकि इसकी नींव मजबूत होगी। क्या मजबूत होगी? नींव मजबूत होगी, तभी ये बिल्डिंग बनी है। अगर इस बिल्डिंग को बनाने से पहले मैं नींव में मट्टी को भर दूं, कोई ईटा गारा या कोई रॉड ना लगाऊं, तो मुझे बताइए बिल्डिंग ज्यादा दिन तक चल पाएगी क्या? जोर से बोलिए, चल पाएगी क्या? क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि इसकी नींव कमजोर है। क्योंकि इसकी नींव कमजोर है। क्योंकि इसकी नींव कमजोर है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जब एक नींव मजबूत डालना पड़ता, तब जाके इतना बड़ा बिल्डिंग बना और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर इसका नींव कमजोर रहता तो क्या ये बिल्डिंग बन पाती? ज्यादा दिन तक चल पाती? आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज आपके और मेरे घर के हमारे जो बच्चे हैं, 1ली से 9वीं तक पढ़ते हैं और 1ली से 9वीं तक सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि 9वीं तक किसी बच्चों को फेल नहीं करना। क्या नहीं करना? मतलब उनको अनाराम नहीं भी आया तो भी क्या करना? उनको गिनती नहीं भी आया तो भी क्या करना? उनको पुस्तक पढ़ने नहीं भी आया तो भी क्या करना? उनको नाम लेते नहीं आया तो भी क्या करना? तो हमारे बच्चों की, भविष्य की और जिंदगी की नींव कैसी है? कमजोर। कैसी है? 9वीं तक एक बच्चे की नींव अगर कमजोर रखी जाएगी
9वीं तक एक बच्चे को सरकारी स्कूल बोलकर अगर वहां ऐसे ही पास किया जाएगा तो क्या लगता है हमारे बच्चों की जिंदगी की नींव क्या मजबूत हो पाएगी? क्या वो बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच पाएंगे? साथियों, यही आवाज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन उठाता है और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन कहता है कि वो सरकारी स्कूल जहां अमीर, गरीब, शोषित, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, उस सरकारी स्कूल की पढ़ाई इतनी मजबूत कर दीजिए, उस सरकारी स्कूल की पढ़ाई जो 9वीं तक की पढ़ाई है इतने स्ट्रांग कर दीजिए, अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े तो प्राइवेट स्कूल की तरफ मुंह भी ना उठाए। ऐसी मजबूत शिक्षा की बात करता है गोंडवाना। समय रहते अगर 9वीं तक हमारे बच्चों को मजबूती से नहीं पढ़ाया गया, समय रहते अगर एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में अगर ज्यादा मजबूती से अगर पढ़ाई नहीं कराया गया, तो मैं आपको बता दूं आज देश में कई सरकार आती है और जाती है, वो कहती है पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया तो वो कहती है आज के बच्चे कल का क्या है भविष्य, आज का बच्चा कल का क्या है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन मुझे बताइए, जब 9वीं तक एक बच्चे को इतनी कमजोर शिक्षा दी जाती है, जहां एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला न कराते हुए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में करवाता है, एक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाते हुए प्राइवेट स्कूल में अगर दाखिला करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसको पता है, नेता के बच्चों को पता है जो अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के आगे निकल जाएगा, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला नहीं कराएगा। लेकिन हम गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को क्या ये पता नहीं है कि सरकारी स्कूल में कमजोर पढ़ाई की जाती है? ये तमाम जानकारी उनको है, लेकिन हमें नहीं है। अब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा, एक गरीब का बच्चा कलेक्टर बने, एक गरीब जनजाति का बच्चा या फिर वो लोग जिनको छुआछूत के नाम पे पीछे ढकेल दिया जाता है, उसका बच्चा भी आगे बढ़े। कब बढ़ेगा? जब हम इस ओर ध्यान देंगे। हमारे बच्चों की नींव कमजोर है, हमारे बच्चों का भविष्य कमजोर है, उन बच्चों का भविष्य को जानबूझकर बनाने नहीं दिया जा रहा है। समय रहते अगर इसमें आवाज नहीं उठाएंगे, समय रहते अगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की इस आवाज को आप बुलंद नहीं करेंगे, समय रहते अगर अपने बच्चों को अगर आप इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा खतरा आपको और हमारे बच्चों के लिए होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की नींव मजबूत हो। अब आगे की अगर बात करते हैं, हमारा बच्चा सरकारी कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए जाता है तो वहां पर उसका लिस्ट में नाम नहीं आता, वहां पर इतना कंपटीशन है, कॉलेज में सीट जगह नहीं रहती, सीट नहीं है बोले किसी न किसी ऐसे बहाने बताकर हमारे बच्चों को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है। और वही बच्चा जब प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद उसको पता चलता है कि प्राइवेट कॉलेज में फीस लगती है और ज्यादा फीस लगती है, और जहां किसी की नहीं चलती, गवर्नमेंट की उतनी नहीं चलती, मनमानी चलती है प्राइवेट कॉलेजों में। साथियों, इस चीजों में भी हमें गौर करना है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आप हमें स्कॉलरशिप देते हो, ये स्कॉलरशिप नहीं भी देते हो, हमारा बच्चा जब एडमिशन कराने के लिए जाए तो हर एक बच्चों को वहां एडमिशन मिले। हमारा बच्चा जब एडमिशन कराने के लिए जाए तो एडमिशन के नाम पर 5,000-7,000 रुपए ना मांगे। हमारा बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, UPSC PSC क्वालिफाइड करना चाहता है, तो उसको आसानी से कोचिंग सुविधा मिल सके। अगर कॉलेजों में निःशुल्क पढ़ाई मिले, हमें कैंपस मिले जहां हमारा बच्चा 100 रुपए में महीने भर रहकर और खाकर अपनी पढ़ाई कर सके, अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो तब जाकर पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना इसी उद्देश्य से हुआ है ताकि हर शोषित वंचितों के बच्चे भी उस लेवल तक पहुंच सके। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना इसी उद्देश्य से किया गया है कि हर एक बच्चा जो आज अपने घर में अन्याय सहन कर रहा है, उसके मम्मी पापा जो गरीब है लेकिन उनका BPL कार्ड नहीं बना है, उसके मम्मी पापा गरीब है लेकिन उनको योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है, उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सरकारी योजना जो है किसी न किसी माध्यम से उनको नहीं मिल पा रही है। अगर ये नहीं मिल पा रही है और अगर हम पढ़ रहे हैं, जिस घर में एक बच्चा कॉलेज कर लेता, 12वीं पढ़ लेता है, अगर उसके घर में फिर भी अन्याय हो रहा है तो उस पढ़ाई का क्या मतलब? और आपके घर में आपके पिताजी है, उनकी अनुकंपा में नौकरी आप नहीं लगवा पाते, कुछ कंडीशन में ऐसी होती है जिसमें पिताजी और माताजी का डेथ हो जाता है, उनके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। कई लोग ऐसे भटक रहे हैं जिसका बच्चा कैपेबल है, पढ़ाई कर चुका है,
काबिल है, लेकिन फिर भी अनुकंपा में उसकी नौकरी नहीं मिल पाती, उसको नॉलेज नहीं होता। क्यों? हम इतनी बड़ी शिक्षा ले रहे हैं, जब हमारे को कोई चीज की जरूरत होती है, जब हमारे को कुछ अधिकार लेने की बात आती है, अगर हमारा बच्चा अपने अधिकार नहीं ले पाता, अगर हमारा बच्चा शोषित होता है थाने में, अगर उसको गाली गुप्तार देकर भगा दिया जाता है, बड़े बड़े विभागों में अगर उसकी लोग सुनते नहीं है, अधिकारियों के सामने अगर अपनी समस्या को नहीं रख पाता, तो इतनी कच्ची नींव हम हमारे बच्चों की नहीं बनाना चाहते। इसलिए दोहरी शिक्षाकरण की जो नीति है उसके खिलाफ में हम बोलते हैं कि एक प्रकार की शिक्षा नीति हो, सिर्फ सरकारी स्कूल चलना चाहिए, जिसमें एक कलेक्टर का बच्चा और एक राष्ट्रपति का बच्चा भी वहां बैठ के पढ़े, और एक गरीब और शोषित और मजदूरी करने वाले का भी बच्चा वहां बैठ के पढ़े। ऐसी शिक्षा नीति हम चाहते हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हर एक गांव में अपनी कमेटी बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि कोई भी बच्चा गांव से ही शहर पढ़ने के लिए आता है कि नहीं? तो हर गांव में पहली के बच्चों को हम गांव में समिति बनाकर, जो बच्चे पहली क्लास में रहते हैं, जिन बच्चों का नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में और एकलव्य विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाता, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, हम गांव समिति बनवाते हैं और तमाम एकलव्य विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय हो, इनपे कैसे एग्जाम क्वालिफाई करके हमारे बच्चे शामिल हो और कैसे एक उच्च गुणवत्ता का एजुकेशन ले, इसलिए हम गांव जो है जीएचयू के समिति बनाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे छात्र संगठन आपने देखा हो, वर्तमान में एनयूसीआई और एबीवीपी भी छात्र संगठन चलता है। उसका काम करने का तरीका और जीएचयू का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम वो लोग हैं जो हम एक व्यक्ति की समस्या हल नहीं करते, हम सभी लोगों की समस्या हल करने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जीएचयू से जुड़ा हुआ हर बंदा, वो हर बच्ची, वो हर बच्चा, वो हर बहन, हर भाई, अगर उसके ऊपर समस्या आती हो तो वो खुद उस समस्या से निपट कर उसका मुकाबला करके उसमें सफलता हासिल करे, ये हम हर बच्चे को बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम देवरावन भलावी है, अपना परिचय पूरा दे दूं, और वर्तमान में सतपुरा लॉ कॉलेज बीए एलएलबी का मैं स्टूडेंट हूं और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता हूं। और मैं, आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियो, जिसमें अगर कोई परिवार जिसकी जमीन छीनी जाती है, कोई परिवार जो शिक्षा से वंचित होता है, कोई परिवार जिसे कई लोग मिलकर दबाते हैं, ऐसे वंचितों की आवाज बनकर, ऐसे परिवार जिसका शासन प्रशासन के लोग जबरदस्ती मकान तोड़ते हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर उसका समाधान करता हूं। ऐसा हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन दिखाता है। मानना है, अगर आपके जीएचयू का ये मानना है, अगर आपके आंखों के सामने कहीं कुछ महिला के ऊपर शोषण हो रहा है, कहीं किसी गरीब के घर में अगर शोषण हो रहा है, किसी के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, और आप अपनी आंखों से वो देख रहे हैं, अन्याय को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो हम अब बाकी छात्र संगठनों की तरह ये नहीं कहते कि आप सिर्फ छात्र हो तो अन्याय सिर्फ छात्रों को लेकर लड़ो। हम ये कहते हैं कि अगर आपके आंखों के सामने गलत हो रहा है, किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा है, किसी जाति के लोगों का अगर अपमान हो रहा है, किसी धर्म का अगर अपमान हो रहा है, अगर किसी शोषितों का अगर अपमान हो रहा है, तो हम वो सिखाते हैं कि अगर आपके आंखों के सामने अगर कहीं अपमान हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलिए। ये सिखाना और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए, ये हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हर युवाओं को सिखाते हैं। और आप तमाम लोग आवाज, समय काफी हो चुका है और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक ऐसे देशज राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं जहां पर हर एक बच्चा अपनी समस्या को लेकर खुल के आवाज उठाए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक ऐसे देशज राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है जहां पर प्रकृति का संतुलन बना रहे, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ना हो और जमीन में अंधाधुंध खनिज संपदा का हनन ना हो, दोहन ना हो। ऐसे देशज राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। हम ऐसे प्राकृतिक वातावरण को बनाने वाली शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जहां पर समय से बारिश हो, समय से धूप निकले और समय से तमाम प्रकृति के जो संतुलन है उसके क्रियाकलाप चलते रहे, मतलब प्रकृति का वातावरण बने और उस वातावरण में इस प्रकृति की शिक्षा को हम ग्रहण करें। ऐसा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन हम बनाना चाहते थे। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब खोलकर पढ़ना नहीं होता। अरे शिक्षा का मतलब वो होता है जो आपको किताब पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया है उसे भी पढ़ना, वो विद्वान शिक्षा का मतलब होता है। और मुझे मानना है कि आप तमाम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए साथियों। और इसी के साथ साथ
मैंने वो चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत करने में चाहता हूं जिसमें महत्वपूर्ण तरीके से आप सीखें। शैक्षणिक परिवर्तन हम चाहते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक कुमार रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा का हम पढ़ते हैं, फूले के बारे में हम पढ़ते हैं, अंबेडकर जी के बारे में हम पढ़ते हैं। हम अपने शंकर साहब, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती, ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या खुल के किताबों में पढ़ पाते हैं? मेरा ये मानना है हमारे वो महान पुरुष हैं जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, सर कटा लिया। वो शंकर साहब, रघुनाथ साहब, जिसने आजादी की लड़ाई के लिए जिनको तोप के सामने उड़ा दिया गया लेकिन कभी सर नहीं झुकाया, उनके बारे में किताबों में लिखा है क्या? उनके बारे में किताबों में लिखे, मतलब शैक्षणिक परिवर्तन, वो चीजें हम पढ़ना चाहते हैं। अगर इतिहास में दूसरे के बाप दादाओं का नाम लिखा गया होगा तो हमारे बाप दादाओं का भी नाम लिखे। साथियों, अब हमें दूसरी चीजें ये समझना है, आज वर्तमान समय में शिक्षा को लेकर किताबों में ऐसे ऐसी चीज जोड़ी जा रही है, पर्टिकुलर एक धर्म की या एक जाति की, लेकिन हम शिक्षा में क्या जोड़ना चाहते हैं? हमारा बड़े स्तर पर अक्सर मानना रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो संविधान है वो भी किताब पुस्तकों में लागू हो, पाठ्यक्रम में लागू हो। लेकिन क्या संविधान को अभी तक स्कूली पाठ्यक्रम में लागू किया गया है? नहीं। क्या टीवियों में प्रसारण किया गया है? नहीं। हम ये चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई शोषित बैठा हुआ है जो थाने जाता है और दहाड़ता है, चिल्लाता है कि मेरी एफआईआर लिखो, और सामने थानेदार जो एफआईआर नहीं लिखते, किसी के दबाव में आकर बोलता तू जा कहाँ एफआईआर लिखो, झगड़ा होगा, ये कहकर भगा देता है। हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि थाने में जाए तो हमें न्याय कैसा मिले। हमारे लोग अगर कलेक्टर जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास कुछ समस्या लेके जाते हैं तो समस्या के बारे में बखान कर सके, ऐसी शिक्षा हो। मेरे साथियों, अगर दिल्ली में संविधान पुस्तक पाठ्यक्रम में लागू किया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो मेरा ये मानना, जब दिल्ली में संविधान पढ़ा सकते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में संविधान नहीं पढ़ा सकते? लेकिन आपको नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हुई है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिला आयोग के नाम पर बड़े बड़े आयोग बन चुके हैं, लेकिन जब बात आती है उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ जब अपमान होता है, जब उनका शारीरिक शोषण होता है, तो ना कोई महिला आयोग ना इनसे कोई महिला सशक्तिकरण काम नहीं आता, सिर्फ नाम के चलाते हैं। इसलिए हमें महिला आयोग और बड़े बड़े सशक्तिकरण की जगह में संविधान को खोज के पीना पड़ेगा, संवैधानिक अधिकारों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक तोता, वो एक मिट्टू होता है ना, जिसे आप बोलो सेवा सेवा, तो मिट्टू बोलना सीख जाता है। अरे सेवा सेवा क्या बोलता है? एक डॉगी रहता कुत्ता, उसको बोलते कम है डॉगी इधर, डॉगी उधर भाग, तो वो भी सीख जाता, उधर भाग जाता, इधर आ जाता। अरे मेरा ये मानना है, जब एक जानवर, एक पक्षी हमारी बातों को, हमारी भाषा को समझ सकता है, तो हमारा हर अनपढ़ व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो संविधान को नहीं समझ सकता? समझ सकता है। लेकिन हमें समझाने की मुहिम को चालू करना पड़ेगा। हमारे ये युवा साथी है, ये खुद भी संविधान पढ़ेंगे, ये खुद भी अपने बाप दादाओं के इतिहास पढ़ेंगे, तब जाके आप झाड़ोगे, अन्यथा आप नहीं डाल पाओ। समझना है? अगली चीजें मैं आपको रखूं, आपके वैचारिक, अब आप समझते होंगे युद्ध कैसे होते हैं, युद्ध में क्या चलता है बताइए। कुछ बहुत बड़ी बातें, युद्ध कैसे होता है, उसमें क्या चलती है? गोलियां। क्या चलती है? तोप छोड़ा जाता, मिसाइल छोड़ी जाती। क्या छोड़ी जाती है? इसको आप क्या कहोगे? वर्ल्ड वार और युद्ध कहोगे ना? युद्ध करने के लिए तलवार चलती, गोली चलती, मिसाइल चलती है, यही सुना है ना आपने वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अब आप समझ जाइए, अब जमाना बदल गया है, अब गोली नहीं चलती, अब मिसाइल नहीं चलती, अब तीर धनुष नहीं चलता। अब जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, अब जो शोषण हो रहा है, अब लोगों को मारा जा रहा है, उसके लिए चल रहा है माइंड वॉर। कौन सा वार? मतलब आपके दिमागी रूप से आपको मारा जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कैसे मारा जा रहा है। इसको समझिए। हमारा एक गरीब का बच्चा, एक गरीब का बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, अगर उससे आप पूछो कि क्या बनना चाहता है, तो वो हमेशा ये बोलेगा, ये कहेगा कि मैं पुलिस बनना चाहूंगा, मैं पटवारी बनना चाहूंगा, यही कहता है ना। लेकिन क्या कोई गरीब के बच्चों को आपने ये देखा है जो ये गर्व से बोल रहा है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं इस भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा? कभी बोल पाया क्या? नहीं। ये माइंड नहीं चलता। उदाहरण के तौर पे कैसे आप समझ जाइए, मैं बोलूंगा, आप बोलना सेवा सेवा, क्या बोलिएगा? सेवा का मतलब समझ में आता ना, किसी की जय नहीं होती। सेवा का मतलब होता है
मैंने वीडियो में भी बताया कि माँ बाप हमारी सेवा करते हैं बचपन में, और जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो हम उनकी क्या करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, जय सेवा। क्या बोलते हैं? तो मैं बोलूंगा बड़ा पंजा दाऊदाई शक्ति ना, बाबा रामदेव ना, बोलिए ये वर्ड मतलब आप रामदेव की भी जय कर दे रहा है, जो हम आदिवासियों से जड़ी बूटी का नॉलेज लेता है और क्या ज्ञान देता है। ये लोग जो 5 रुपए में दवाई फ्री मिल जाती है, हमारे सियाने डॉक्टर दे देते हैं, उस दवाई को पैकिंग करके 500 रुपए में लोगों को बेच रहा है। लेकिन हम हमारा मानसिक रूप से हम इतना बोला, वो वर्ल्ड वार समझ में आ गया ना। मैंने दाऊदाई शक्ति की जय बोला, प्राकृतिक शक्ति की सेवा बोला, लेकिन आपने क्या बोल दिया, बाबा रामदेव की सेवा। तो हम ये दिमागी रूप से ना इसको कहते हैं वर्ल्ड वार। आपको इतना उनने वो कर दिया है, इतना पकड़ में ले लिया है कि आपके ऊपर एक व्यक्ति बोल के आपको चला जाएगा कि आप सब भेड़ हो। उदाहरण के तौर पर आप भेड़ और एक व्यक्ति आपको बोल के चला जाएगा कि ठंड में आप सभी लोगों को क्या बांटूंगा, कम्बल। क्या बांटूंगा? लेकिन वो लोग ये नहीं सोच पाते कि जो कम्बल जो बांटने वाला है वो हमारे ही शरीर में निकली हुई ऊन से बांटने वाला है। मतलब आपको अगर कोई ये बोल दे, समझिए बात को, अगर आपको कोई बोल दे आपने लगाया मात्र लुंगी और अंदर से पहना है एक चड्डा, और आपको बोल दे कि आपके सर में पगड़ी बांधूंगा, आपने बोला अरे वाह मेरे सर पर पगड़ी बांधेगा, और वो जाएगा तो पगड़ी बांधने बाद के आपकी लुंगी निकाला और आपके सर पे क्या बांधेगा, लेकिन अपने पास तो देगा क्या। तो ये चलता है वर्ल्ड वार। मतलब आपको चाहिए फ्री शिक्षा, आपको चाहिए निःशुल्क शिक्षा, आपको चाहिए कि आपके बच्चे भी पीएचडी करें, आपको चाहिए कि आपके बच्चे भी विदेश में जाके पढ़े, लेकिन वो आपको फ्री शिक्षा नहीं देंगे। वो बोलेंगे आपको मैं घर बना के दे दूंगा, निःशुल्क राशन ले जाओ, आपका प्रधानमंत्री आवास वाला घर ले जाओ, आपको ये फलानी सुविधा का हम ये लाभ दे देंगे, ये रोजगार गारंटी का काम दे देंगे, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा कि आपके बच्चों को पढ़ा लिखा के हम कलेक्टर इंजीनियर बनाएंगे। ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के बच्चों को विदेश जाकर वैज्ञानिक बनाएंगे। ये नहीं बोलेंगे। करोड़ों रुपए वो वेद की चीजों में खपत कर देंगे, उड़ा देंगे, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के बच्चों को भी हम निःशुल्क पीएचडी कराएंगे। हर गरीब का बच्चा बिना पैसे के पीएचडी कर लेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। मतलब आपको चाहिए निःशुल्क शिक्षा, लेकिन आपको वो चीज निःशुल्क देंगे जो आपको चाहिए ही नहीं। मतलब आप टोटली समझ जाइए। हम आदिवासी, उदाहरण के तौर पर मैं एक आदिवासी हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे 5वीं अनुसूची चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे स्वशासन का अधिकार चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे जल जंगल जमीन पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसको बंद करिए, मैं ये बोल रहा हूं कि प्रकृति का दोहन करना बंद कर दीजिए, लेकिन हमें क्या प्रस्तुत कर रहा है। मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो भाषा है, जो प्राचीन भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करो, उसका संरक्षण करो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार मत करो, लेकिन हमें क्या बोलेंगे, फलानी योजनाओं का लाभ आपको देंगे। अरे आपके बच्चे जो है, चलो ये फलाना विश्वविद्यालय आपके नाम, अरे आपके नाम रेलवे स्टेशन का नाम, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वशासन का अधिकार, हमें चाहिए पेशा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट जमीनी स्तर पर लागू, हमें चाहिए हमारी भाषा का संरक्षण करो, हमें चाहिए कि हमारे पुरखों का इतिहास को पुस्तक में लागू करो, लेकिन नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए आपको वो नहीं देंगे, और आपको जो नहीं चाहिए वो आपको देंगे। मतलब एक बच्चा यहाँ पर रो रहा है, वो रो रहा है कि मुझे बिस्कुट चाहिए, क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, बिस्कुट चाहिए। मैं यहाँ बैठा दूंगा, बच्चा क्या बोलेगा, मुझे नीचे होता, क्या बोलेगा, नीचे, जबकि वो क्या बोल रहा था इससे पहले, मुझे क्या चाहिए, बिस्कुट, जबकि उसको ऊपर बैठा दिया। मतलब पहली समस्या में हम ग्रसित थे तो हमें दूसरी समस्या में टांग दिया जाता है और हमको पहली समस्या भूल जाते हैं। ये इसको कहते हैं माइंड वॉक। हमारे लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ये जो मूलवासी इंडिजिनस जो पीपल है यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनका DNA एक है, उन लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। साथियों, आपको जबरदस्ती आपके टेलीविजन में वो दिखाया जाता है जो आपको नहीं दिखाना चाहिए। आपको जो दिखाना चाहिए वो टेलीविजन में नहीं दिखाएंगे। आपके बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो गुलाम बनाने के लिए पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये माइंड वॉर चल रहा है। इसीलिए इससे निपटने के लिए और इसका समाधान एक ही है, वो समाधान है कि हमें हमारे बच्चों की
शिक्षा जो व्यवस्था है, हमारा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो हर एक मम्मी पापा का एक कर्तव्य बनता है कि उसका बेटा कैसा पढ़ रहा है और क्या खा रहा है ये देख के आए। उससे स्कूल से आने के बाद उसके मम्मी पापा पूछे कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है और कल के लिए होमवर्क क्या मिला है। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे, हमारे बच्चे का शैक्षणिक स्तर को अगर हम जांच नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने बच्चे लोगों को पढ़ा लो, वो पढ़ भी लेंगे तो भी दिमाग से अनपढ़ रहेंगे। और हमारे बच्चों को हम अनपढ़ नहीं बनाना चाहते, हमारे बच्चों को हम विद्वान बनाना चाहते। साथियों, विद्वान बनाना। आपको एक काम दे रहा हूं और वो काम ये है कि हर गांव में जितने भी स्कूल बने हुए उसमें चेक करिए आप। हर क्षेत्र में जो हॉस्टल्स बने हुए उन हॉस्टलों में 10 साल से फटे गद्दा है। उन हॉस्टलों में वो कंबल जो गड़ते हैं शरीर में, और उन कम्बलों को हमारे बच्चे छात्रावास में रहते हैं और वो गड़ने वाले कम्बल ओढ़ते हैं और वो फटे फटाए गद्दे में सोते हैं। जबकि उन छात्रावासों में, उन हॉस्टल्स में गवर्नमेंट उनमें बाकायदा पैसा आता है कम्बल और गद्दा के लिए, लेकिन वो नए वाले नहीं देंगे, वो पुराने वाले में उनको सुलाएंगे और जो पैसा आता है वो जेब में भरेंगे। ये अत्याचार हो रहा है आपके बच्चों के साथ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बेटी अगर शहर में रह रही है तो उसको कुछ लोग प्यार मोहब्बत में बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण तो नहीं कर रहा है, आपकी सामाजिक व्यवस्था को खत्म तो नहीं कर रहा है। ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं दोगे, आप अगर इसमें नहीं विचार करोगे, तो आपके बच्चे जो शहर में पढ़ने के लिए गए, जो रूम से रहते हैं, वो भविष्य बनाने की जगह में भविष्य बिगाड़ के आएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा भविष्य बिगड़े, इसलिए आपका ये काम है कि अपना बेटी का, अपना बेटा का रूम जाएं, चेक करें, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देखें। अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका बच्चे का भविष्य भी बनेगा, भविष्य बिगड़ेगा। आपको कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि आज वो वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी। अगर यहाँ आप ओबीसी समुदाय के लोग ज्यादा है, हमारे छिंदवाड़ा में यही होता है। क्या होता है पता है? जहाँ जिनकी आबादी नहीं है वो वहाँ उस क्षेत्र में एक ट्राइबल क्षेत्र है या फिर एक ट्राइबल डिपार्टमेंट जहाँ पर ट्राइबलों को होनी चाहिए जिनकी आबादी है, लेकिन वो नहीं होते। वो लोग होते जिनको ट्राइबल डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। 5वें अनुसूचित क्षेत्र के थानों में जिनको होना चाहिए, जिस समुदाय के पुलिस विभाग के अधिकारी को होना चाहिए, वो नहीं होता। वो होता है जो उनका शोषण करता है, तो लोग वहां डाल देते। मतलब सभी तरीके से, सभी विभागों में, सभी किताबों में कई प्रकार से आपका सिर्फ शोषण और आप गुलामी के शिकार हो, सिर्फ आपको वो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। इसीलिए आज हमारी लड़ाई है आजादी की, हमारी लड़ाई है वैचारिक आजादी की, हमारी लड़ाई है शोषण और अत्याचार के खिलाफ, हमारी लड़ाई है हमारे बच्चों के भविष्य बनाने की, हमारी लड़ाई है एक ऐसे देश राष्ट्र बनाने की जिसमें हर एक व्यक्ति बिना लड़े झगड़े, बिना जाति धर्म के भेद किए प्यार मोहब्बत और भाईचारा से रहे। ऐसी हमारी लड़ाई है साथियों, उसको हम जरूर कंप्लीट करेंगे। मैं अपने विचार को व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर भाषाबाजी नहीं करता। आजकल मैं मंचों में जाना बंद कर दिया हूँ। हम बैठकें लेते हैं और बैठक में एक दूसरे से सवाल करते हैं। जैसे भीम आर्मी के यहाँ बहुत सारे साथी हैं, मैं आपको सूचित करता हूँ, छिंदवाड़ा में भीम आर्मी और जय भीम जो सेना, जो दो संगठन है, इनके साथ हमें बहुत सारी मीटिंगें चलती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन हमारे चलते हैं। हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे महान पुरखों को मिशन पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथ, जैसे छिंदवाड़ा में और मध्य प्रदेश में आजाद जो संगठन है हमारा जिस प्रकार से सपोर्ट करता है, जैसे हम भीम आर्मी के साथ कदम से कदम मिला के आंदोलन करते हैं, मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस नरसिंहपुर की धरती में तमाम जिला आप भी हमारा सहयोग करेंगे। जितना ज्यादा हो सके हर गांव में बैठकें, वहाँ भीम आर्मी के लोग, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लोग, गोंडवाना मूवमेंट के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के लोग हर गांव में पहुंचे, हर गांव में लोगों से बातचीत करें। ये आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आपने समय रहते, वक्त रहते अगर ये चालू नहीं करे तो मैं आपको बता दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका गुलाम हो जाओगे। हम ऐसे नहीं चाहते। तो इसके साथ ही मैं फड़ा पेन, मतलब प्रकृति शक्ति, फड़ा पेन को हम बोलते हैं नेचुरल पावर, प्रकृति शक्ति, उसका नारा लगाकर अपने इस विचार को ही बांटा करूंगा। फड़ा पेन मतलब प्रकृति शक्ति, क्या
जिसे नेचुरल पावर हम बोलते हैं, हम उसको सेवा सेवा कह रहे हैं। क्यों? आज सूर्य निकल रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, ये इसलिए हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं। आज ये जमीन है, धरती है, जिसमें मैं पैदल चल रहा हूँ, जिसमें आकाश उठता है, उसको मैं धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। आज ये हवा है जो चल रही है, जिस ऑक्सीजन को मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं उसको धन्यवाद करता हूं। तो इतने सारे चीज को धन्यवाद करने के लिए हम छोटे से एक नारा के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि बड़ा पेंटा मतलब जो बड़ा पैन है और उसने जो हमारी सेवा करी है, जल वायु जो हमें मिला है, उसकी हम सेवा की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जो है धन्यवाद। सेवा